आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है और आज अखिलेश को सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में यह अधिवेशन हो रहा है। आज सुबह 10 बजे का वक्त था इस अधिवेशन के शुरू होने का। जल्दी हम आपको ताजा रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो अखिलेश यादव को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। कल नरेश उत्तम पटेल को फिर से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया और अब आपको सीधा वही रमाबाई अंबेडकर मैदान ही लिए चलते हैं, लखनऊ लिए चलते हैं। वीरेश पांडे हमारे यूपी ब्यूरो चीफ कल भी वहां से आपको राज्य स्तरीय अधिवेशन में जो कुछ घट रहा था उसकी लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे थे, एक्सक्लूसिव जानकारियां दे रहे थे। और आज भी राष्ट्रीय स्तर का जो अधिवेशन बुलाया गया है उसके बारे में आपको तमाम लाइव अपडेट्स देने के लिए तैयार खड़े हैं। वीरेश, क्या देख रहे हैं आप वहां पर? आपसी सौहार्द भाईचारे की जो रवायत है, देखिए जो मैं देख रहा हूं राजेंद्र, वो आप भी देखिए, क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन पर मैं दिखाने जा रहा हूं राष्ट्रीय सम्मेलन 11वां 29 सितंबर 2022। मुलायम सिंह यादव सपा संरक्षक और अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो तस्वीर, जिन्हें फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना है। मंच सजा है, मंच पर बैठे हुए आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव के बगल में अवधेश प्रसाद हैं और बगल में जो हैं राम गोपाल, प्रोफेसर राम गोपाल हैं, बगल में राम गोविंद चौधरी हैं, किरणमय नंदा हैं, रामजीलाल सुमन हैं। क्योंकि राजेंद्र कल एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी कि मायावती के इस पार्क में, मायावती के जमाने में बनाए इस पार्क रमाबाई अंबेडकर मैदान में मंच सजा है राज्य सम्मेलन का। और उस मंच पर बसपाई पुराने जो रहे, उन्होंने मंच को, अग्रिम पंक्ति को अपने कब्जे में ले लिया। तो आज जो बैठे तो हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से इतर स्वामी प्रसाद मौर्य दिख रहे हैं। रामअचल राजभर जी, एबीपी गंगा की खबर का असर जरूर हुआ है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में पुराने समाजवादी अवधेश प्रसाद, राम गोविंद चौधरी बैठे हुए हैं। तो और किरणमय नंदा हैं और आज जूही सिंह की जगह पर आपको दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय सम्मेलन में जया बच्चन भी बैठी हुई हैं पीली साड़ी पहनकर। बृहस्पतिवार का दिन है, आज मैं भी पीत वस्त्र धारण किया हुआ हूं और राजेंद्र पीले वस्त्र में देखिए कोई बात भी कर रहा है जूही जया बच्चन से। तो आज मंच पर जो पुराने समाजवादी हैं वो हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, बोलने जा रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी हैं और देखिए हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रोफेसर राम गोपाल यादव निर्वाचन अधिकारी, इन्हें अखिलेश यादव ने नियुक्त किया है। इन्हें ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करनी है। इन्होंने ही कल राज्य स्तर पर घोषणा की थी नरेश उत्तम पटेल का, जिनके बारे में कहा जाता है आज पत्रकारों में, कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक ही बात की चर्चा है कि अगर नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो केवल एक शख्स खुश है, एक व्यक्ति खुश है और उसका नाम खुद नरेश उत्तम है। ये एक तरीके से यहाँ पर हास्य व्यंग विनोद चल रहा है। राजेंद्र और राम गोपाल यादव निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए। कल तो उन्होंने बड़ी डांट लगाई थी अपनी शैली में, जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी उदंडता कर रहे थे, अपने इस डी के आसपास बैठे थे। उनकी डांट का असर हुआ है। बड़े ही कड़क नेता माने जाते हैं, कड़क मिजाज के, अनुशासन प्रिय राम गोपाल यादव से समाजवादी प्यार से ज्यादा डरते बहुत हैं। कोई ये कहे कि इनसे बहुत प्यार करता हो समाजवादी, उससे ज्यादा इनका खौफ है, इनका डर है जो समाजवादियों में कि कभी भी अनुशासन का डंडा चला सकते हैं। अनुशासन के डंडे से कभी किसी को पार्टी से बाहर और कभी किसी को पार्टी के अंदर कर सकते हैं। वो प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाणक्य माने जाते हैं। 2017 में जब यादव संग्राम हुआ था तो पूरी परिवार में अकेले दम पर अखिलेश यादव का सिंबल हो। बिल्कुल वीरेश, एक बार सुनेंगे जिनकी आपने इतनी चर्चा की, राम गोपाल यादव को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। 20 तारीख को पार्टी के राज्य कार्यालय में लखनऊ में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए श्री अखिलेश यादव के नाम का प्रस्ताव 3 सेटों में 25-25 जो जरूरी है हमारे संविधान के मुताबिक
पार्टी के संविधान के मुताबिक उन लोगों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। पहला प्रस्ताव जो प्रस्ताव करने वाले निर्वाचक थे वे हैं माता प्रसाद पांडे, ओम प्रकाश सिंह, समरपाल सिंह, वीरेंद्र यादव, संग्राम सिंह, सभी MLAs हैं, अभय सिंह, हाजी नासिर कुरैशी, मनोज कुमार पांडे, रविदास मेहरोत्रा, तूफानी सरोज, राजेंद्र चौधरी MLC, दारा सिंह चौहान, राकेश प्रताप सिंह, मोहम्मद फ़हीम इरफान, ब्रजेश कठेरिया, हिमांशु यादव, अनिल प्रधान MLA चित्रकूट से, मनोज पारस, रामअचल राजभर, अताउर रहमान, अतुल प्रधान, हाजी इरफान सोलंकी, आशुतोष सिन्हा MLC, पंकज मलिक, पिंकी यादव। दूसरा जो था नॉमिनेशन पेपर, उसके प्रस्ताव करने वाले थे आलमबदी साहब, सोबरन सिंह पूर्व विधायक, अरविंद प्रताप सिंह ex-MLC, अनिल दोहरे पूर्व विधायक कन्नौज, अंबिका चौधरी, जय सिंह जयंत, सुशील दीक्षित, पूजा शुक्ला, संजय विद्यार्थी सविता, नरेश उत्तम पटेल, उदयवीर सिंह, राजेश कुशवाहा, मोहम्मद हसन रूमी विधायक, प्रदीप यादव विधायक, प्रभुनारायण यादव विधायक, बिशंबर सिंह यादव, ये सभी विधायक हैं, फरीद महफूज किदवई, अरविंद कुमार सिंह, गौरव कुमार, कबीन चौधरी, रफ़ीक अंसारी, ब्रजेश यादव, महेंद्र नाथ यादव, महाराजी प्रजापति, श्याम सुंदर। तीसरा नॉमिनेशन जिसके प्रस्ताव करने वाले हैं श्री राममूर्ति वर्मा, आशु मलिक, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीर अहमद खां, पूजा पाल, आनंद कुमार यादव, त्रिभुवन दत्त, राघवेंद्र कुमार सिंह गौतम, लकी यादव, पंकज पटेल, कमलाकांत राजभर, सिद्धार्थ सिंह, प्रदीप तिवारी, जयप्रकाश अंचल, जियाउद्दीन रिजवी, राजेंद्र प्रसाद चौधरी, नेहा यादव, मोहम्मद फहद, विकास यादव, इकबाल महमूद, शिव प्रताप यादव, शाहिद मंजूर, गीता शास्त्री, इंद्राणी देवी, नादिरा सुल्तान। इन तीनों नॉमिनेशन पेपर की जांच हुई। सारे प्रस्तावक पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, क्योंकि जो सक्रिय सदस्य नहीं होता है वो डेलीगेट बन ही नहीं सकता है, वो डिस्क्वालीफाइड होता है। सारे मेंबर्स ये डेलीगेट्स हैं, सक्रिय सदस्य हैं, इसलिए तीनों नामांकन पत्र सही पाए गए। इसके अलावा कोई भी नामांकन पत्र आया नहीं। जो अवधि थी, निर्धारित समय था नॉमिनेशंस का, उसमें कोई नामांकन नहीं आया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी लिए नहीं आया। इसलिए जो स्थिति बचती है, विड्रॉल के दिन के बाद भी कोई नामांकन वापस नहीं किया अखिलेश जी ने, तो इसलिए चुनाव में वैलिड तरीके से नॉमिनेटेड प्रत्याशी थे अखिलेश यादव और वही अंत तक अकेले प्रत्याशी रहे। और इसलिए निर्वाचन अधिकारी का जो काम होता है, कल मैंने फेसबुक पर देखा, हालांकि बीजेपी के लोग हैं, हमारे लोगों के नाम से कमेंट करते हैं, हमारा नाम तो राम गोपाल है, मैंने जो कर दिया कर दिया, हमारा जो करना उस कर लो। फेसबुक पे लिख रहे हैं लोग, मैं जानता हूँ सब बीजेपी के लोग करते हैं। निर्वाचन अधिकारी का क्या काम होता है? निर्वाचन अधिकारी के यहाँ तो जो काम आएगा, जो कागज आएगा, उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो अखिलेश यादव का एकमात्र 3 नॉमिनेशन आए केवल अखिलेश से, वैलिड नॉमिनेशन पेपर थे। इसलिए अब सुनिए तो, हमारा चुनाव अधिकारी की बात सुनना नहीं चाहते आप लोगों, पहले ही आ गए। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर श्री अखिलेश यादव को विधिवत निर्वाचित घोषित करता हूं। तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव, निर्वाचन अधिकारी समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, ये बताते हुए कि अकेले नामांकन करने वाले वही थे और उनके विरोध में कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ, लिहाजा वो
राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होते हैं समाजवादी पार्टी के। देखिए आप कैसे बधाई देने के लिए मंच पर समाजवादियों का तांता लग गया उनके इर्द गिर्द। इंतजार भी नहीं किया कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव अपनी बात पूरी कर पाते। भूमिका भी अभी पूरी नहीं हुई थी कि वो बधाई देने के लिए पहुंच गए। और उसके बाद आप मंच पर जरा दृश्य देखिए, आप जयकारे देखिए अखिलेश यादव के पक्ष में। आप उनकी तस्वीरें देख लीजिए, गदा एक बड़ी उन्होंने उठाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अखिलेश यादव ने तलवार हाथ में ली, उसको वापस म्यान में रखा। और ये देखिए आप पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर वहां पे। फिर से अध्यक्ष घोषित होने के बाद ये सब कुछ होता हुआ समाजवादी पार्टी के मंच पर, राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच पर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बहुत सारे समाजवादी नेताओं को आप वहां पर देख सकते हैं, बहुत साफ, बहुत स्पष्ट आप देख सकते हैं। और अब देखिए गुलदस्ता थमा दिया गया है अखिलेश यादव को। ज्यादातर समाजवादी लाल टोपी पहने हुए हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव निर्वाचन अधिकारी के तौर पर उनको निर्विरोध नामांकन करने वाला पहले उन्होंने प्रत्याशी बताया और फिर उसके बाद अध्यक्ष घोषित किया। अखिलेश यादव फिर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में जबरदस्त खुशी। 3 सेट्स में नामांकन दाखिल किया गया कि 3 अलग अलग सेट्स में थे 25-25 प्रस्तावक प्रत्येक सेट के साथ साथ। और सबके नाम पढ़े वहां पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सबका नाम पढ़ा और उसके बाद घोषित किया अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ वहीं पर हैं, सब अपनी आंख से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वीरेश, आंखों देखा हाल बताइए दर्शकों को, क्योंकि तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं। इस वक्त आप अखिलेश यादव के हाथ में बड़ी सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर। देखिए जो फूल माला और उत्साह जिंदाबाद के नारे आप देख रहे हैं। और देखने के अलावा आपको एक चीज बताऊं कि जब निर्वाचन अधिकारी राम गोपाल यादव कह रहे थे कि अरे भैया अभी नाम की घोषणा भी नहीं हुई और आप लोगों ने गदा तलवार और फूल माला और सब कुछ शॉल उड़ा कर आपने क्या कर दिया, तो राम गोपाल यादव की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी निर्वाचन अधिकारी की। ऐसे में उत्साहित समाजवादी पार्टी के नेता और खासकर जो युवा नेता हैं, चाहे वो अतुल प्रधान हो जो पीछे कुर्सी लगाकर बैठ गए हैं, कल ही राज्य सम्मेलन में भी वो सवेरे आ जाते हैं और सबसे पहले कुर्सी संभालकर बहुत ही फोटोजेनिक तरीके से बैठ जाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे बैठेंगे तो जरूर फोटो आएगी और फोटो आएगी तो पूरे प्रदेश में मेरी चमक और धमक बढ़ेगी। ये स्टाइल है, स्मार्टनेस है अतुल प्रधान का। और अतुल प्रधान आज भी सुबह सुबह आकर बैठ गए और सबसे पहले माला पहनाने वालों में भी अतुल प्रधान, अभय सिंह और इस तरह के जो युवा जो नेता हैं वो शामिल रहे। जो बड़े और बुजुर्ग नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो दुबके हुए, सहमे हुए और अपनी कुर्सी पर बैठे रहे कि कहीं धक्का न लग जाए, कहीं पैर में चोट न खा जाए, कहीं उत्साही जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनके ऊपर न चढ़ जाएं। अपने प्रदेश, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक झलक दिखाने के लिए तो जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और अखिलेश यादव सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो चाहे युवा नेता हो। चूंकि अब वरिष्ठ नेताओं से मिलने की बारी है, क्योंकि जया बच्चन को मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ देख रहा हूं, क्योंकि वो अगर इस भीड़ में आई होती जया बच्चन जी, तो जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी का रुख रहता है मंच पर और मंच पर वरिष्ठ नेताओं के साथ जो व्यवहार रहता है वो आज भी देखने को मिला। देखिए जो सीएम, जो पूर्व सीएम की सिक्योरिटी है वो किस तरह से जद्दोजहद कर रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर अखिलेश यादव को गुलदस्ता, फूल माला, पुष्पगुच्छ और साथ ही साथ तलवार गदा देने वालों की एक जमात, एक भीड़, जबकि ये संयमित मंच है, राष्ट्रीय सम्मेलन है। राष्ट्रीय सम्मेलन के दरमियान अनुशासन का पालन किया जाता है और अनुशासित प्रोफेसर राम गोपाल यादव के अनुशासन के पाठ से अलग होकर समाजवादियों ने जिस तरीके से यहाँ पर पुष्पमाला पहनाई है। देखिए युवा नेता पूजा शुक्ला आपको दिख रही है, लखनऊ से चुनाव लड़कर हार चुकी हैं और जगह जगह जा रहे हैं। अखिलेश यादव मिल रहे हैं और अब धीरे धीरे
उन्होंने उनके पास से कुर्सी के पास से लोग हट रहे हैं और अब जिंदाबाद के नारे भी खत्म हो रहे हैं। अब पैर छूने वाले भी धीरे धीरे करके अखिलेश यादव के पास आ रहे हैं। अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठे हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार रहे। जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे उठकर वो सम्मान से हाथ मिला रहे हैं। कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो उनसे अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देखिए अनुराग भदौरिया को भी हरे कुर्ते में आप टहलते हुए देख रहे हैं। लगता है अभी इतने वरिष्ठ नहीं हुए हैं कि आगे की कुर्सी मिल सके, चूंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आगे पीछे अटेंशन ले रहे हैं। और अब देखिए वो पीछे जा रहे हैं और अखिलेश यादव बैठ चुके हैं। कुछ लोग प्रणाम कर रहे हैं अखिलेश यादव को और राम गोपाल यादव भी बैठे हुए हैं। राम गोविंद चौधरी भी हैं और साथ ही साथ रामजी लाल सुमन। ये लोग तो कुर्सी से बिल्कुल को भी पता नहीं चला कि ये समाजवादी मंच है। बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है तो वो जब खड़ा हुए तो जो समाजवादी जो पुराने समाजवादियों के धक्के से जाके कुर्सी पे बैठ गए। और शफीकुर रहमान बर्क साहब को आप देख सकते हैं, वो काफी बुजुर्ग हैं, सांसद हैं, वो भी चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे। जया बच्चन तो उठी नहीं, चुपचाप बैठी रही। रविदास मेहरोत्रा बुजुर्ग हैं। ओम प्रकाश सिंह कई सम्मेलन देख चुके हैं इसलिए वो भी कुर्सी पर बैठे रहे। जो युवा उत्साही जो समाजवादी हैं वो, और जिस तरीके से उन्होंने माला दिया और ये टेलीविजन ठीक है और इस वक्त बहुत जरूरी खबर देनी है दर्शकों को, और वो ये कि एबीपी गंगा को आप दर्शकों ने बार्क रेटिंग्स में इस हफ्ते नंबर 1 बना दिया है। जी, एबीपी गंगा फिर से नंबर 1 बना है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्शकों का, जिन्होंने फिर से एक बार एबीपी गंगा पर भरोसा जताया। वो खबरें जो हमने आपको दिखाई उसको आपने देखा, उसको सराहा और फिर से हमें नंबर 1 बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्शकों का। बार्क रेटिंग्स में इस हफ्ते एबीपी गंगा नंबर 1। दर्शकों के प्यार के लिए, उनके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और स्नेह की वजह से यह संभव हुआ है। एबीपी गंगा फिर से बार्क रेटिंग्स में नंबर 1 की पोजीशन पर आया है। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बर्रा थाना इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई है और इस बिल्डिंग में फंसे छात्रों को निकाल लिया गया है। दमकल विभाग को सूचना दे दी गई और अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन राहत की बात यह कि इस बिल्डिंग में फंसे छात्रों को बाहर निकाल लिया गया है। ये बड़ी अपडेट कानपुर से इस वक्त हमारे पास। बर्रा थाना इलाके से बिल्डिंग में फंसे जो छात्र थे उनको निकाल लिया गया है। एक कोचिंग सेंटर में आग लगी हुई है। इस आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल विभाग सक्रिय है, उसको सूचित कर दिया गया है, लेकिन आग पर काबू अभी भी नहीं। देखिए आप किस तरह से धुआं उठ रहा है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग किस तरीके से लगी हुई है इस कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में। ये बर्रा थाना इलाका है कानपुर का और आप देखिए अगल बगल और भी कोचिंग सेंटर्स की बिल्डिंग्स हैं। ये इलाका ही इस तरह की कोचिंग सेंटर्स का बहुलता वाला इलाका दिखाई पड़ रहा है। एक बिल्डिंग में आग लगी है, आप देखिए कैसे धुआं निकल रहा है। देखना होगा कि आग लगने की वजह क्या थी। रतीश त्रिवेदी फोन लाइन पर है। रतीश, आग क्यों लगी और फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए, ये बर्रा इलाका पड़ता है जहाँ पे सचान गेस्ट हाउस के पास में ग्लोबल एकेडमी करके एक कोचिंग सेंटर है जो फर्स्ट फ्लोर पे है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर से आग लगी हुई बताई जा रही है। फिलहाल धुएं का गुबार जो निकल रहा था आग के बाद, उसको बुझाने का काम जारी है। दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर मौके पे पहुंच गई, क्योंकि छात्र पहले सूचना आई थी कि छात्र काफी संख्या में यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंचे थे और फंसे हुए थे। उनको निकालने का काम भी तेजी से किया जा रहा है और पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो बच्चों को निकालने का, छात्रों को निकालने का काम चल रहा है और आधा दर्जन बच्चे बताए जा रहे थे कि यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको निकाला जा रहा है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका रतीश। आधा दर्जन बच्चे फंसे हुए, उन्हें निकाला जा रहा है अभी। इधर बागपत के पिलाना ढिकौली मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। यहां पर सुबह 3 बजे कपड़ों से भरे ट्रक में आग लग गई और इस ट्रक में लदे सारे कपड़े वहां पर जल गए। सुबह फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। जले हुए कपड़े की कीमत 75 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ड्राइवर और क्लीनर को पूछताछ के लिए साथ ले गई है। ये देखिए आप इस हादसे के बाद की तस्वीरें। पिलाना ढिकौली मार्ग पर यह हादसा हुआ है, उसकी एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं। बागपत से कपड़ों से भरे ट्रक में आग लग गई और धू धू करके जलने लगा ये ट्रक। उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पुलिस मौके पर पहुंची, ड्राइवर और क्लीनर को पूछताछ के लिए साथ ले गई।
एक और ट्रक में भीषण आग लगी है, लेकिन अंबेडकर नगर में, और वहां पर ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। जी, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बहुत मशक्कत की और तब जाकर इस आग पर काबू पाया। अकबरपुर कोतवाली इलाके के कटरिया के पास की घटना है। ये देखिए आप, ये अंबेडकर नगर की तस्वीर। वहां भी ट्रक धो धो करके जल रहा है। जो ट्रक ड्राइवर था उसमें सवार, उसने कूदकर ट्रक से अपनी जान बचा ली, लेकिन हाईवे पर ट्रक आग का गोला बन गया। धो धो करके जलता हुआ ये ट्रक आग लगने की खबरें अमरोहा से है। वहां पर कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह थी और आग से लाखों रुपए का कपड़ा जलकर था। आग बुझने के बाद वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंच पाए। गजरौला थाने के बस्ती का मामला है। दुकान कपड़े की और उसमें भीषण आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से। तस्वीरें आप देख लीजिए। गजरौला थाना इलाका और शहर अमरोहा। अब खबर मेरठ से है। बिजली विभाग के अधिकारियों पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। अधूरे बिजली घर और लाइनों को बिना चालू किए हैंडओवर ले लिया गया। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और उसके ठेकेदार से हैंडओवर लिया गया। ठेकेदार और बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के बीच मिलीभगत की भी खबर है। बिजली घर चालू न होने से तार, पोल और मशीन की चोरी हो रही है। तत्कालीन एक्सीन सेकंड सोनू रस्तोगी, तत्कालीन एसडीओ मनोज कुमार और जेई पर आरोप लगे हैं। घपलेबाज बिजली विभाग के अफसरों के खिलाफ जांच भी चल रही है। अधूरे बिजली घर में घोटाले का खेल। मेरठ, करोड़ों के घोटाले का आरोप है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। ये बिजली घर देख लीजिए आप, ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखे हुए हैं, ना तो इन ट्रांसफार्मर में करंट दौड़ रहा है, ना यहाँ पर फिलहाल करंट दौड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके जब ये बिजली घर चालू ही नहीं हुआ था तो आखिर इसका हैंडओवर कैसे ले लिया गया, कैसे आवास विकास परिषद के ठेकेदार ने इस बिजली घर को हैंडओवर यहाँ पर कर दिया गया। अगर ये बिजली घर हैंडओवर नहीं किया जाता तो ना यहाँ पर बिजली के खंभे चोरी होते, ना बिजली के तार चोरी होते, ना यहाँ की मशीनरी चोरी होती, और अगर ये चोरी होती तो उसका सारा भार जो है वो ठेकेदार पर पड़ता। लेकिन ठेकेदार ने यहाँ पर बिजली विभाग के जो ये अधिशासी अभियंता सेकंड के अंतर्गत ये आता है, बिजली विभाग के अधिकारियों से सेटिंग गेटिंग का खेल खेला। आधा अधूरा, बिना इसमें ऊर्जाकृत किए हुए, बिना इसको हैंडओवर कर लिया गया। यानी आप खुद सोचिए कि जब बिजली घर चालू ही नहीं है, चालू चीज को हैंडओवर लेने की बात तो समझ में आती है, लेकिन ऐसे कौन से नियम कायदे कानून यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने बना लिए कि ना तो इसको चेक कराया, ना इसमें बिजली का करंट दौड़ाया, ना इसका ऊर्जाकृत किया गया, और उसके बावजूद तमाम चीजों को अनदेखी करके इसको हैंडओवर कर लिया गया। इन लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच तो बैठा दी गई है, लेकिन जांच का खेल चलता रहा है, बड़े लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि पीवीवीएनएल के जो एमडी हैं अरविंद मल्लप्पा बंगारी आखिर वो क्या कर रहे हैं। उनके नीचे के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं, भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता कैसे नहीं लगा, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जिन अधिकारियों की मिलीभगत से ये 33/11 केवी का जो बिजली घर है आवास विकास परिषद की योजना के तहत यहाँ पर जो बनाया गया है, इस मामले में जो भी दोषी अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, लापरवाह अधिकारी हैं, घपलेबाज अधिकारी हैं, आखिर उनके खिलाफ क्या सख्त एक्शन होगा, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के विधानसभा क्षेत्र में ये भ्रष्ट अधिकारी इस तरीके से घपला कर सकते हैं, तो ना जाने बिजली विभाग की फाइलों में कितने ऐसे बड़े भ्रष्टाचार दफन होंगे। देखना यह होगा कि जिस तरीके से योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, आखिर ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ क्या सख्त एक्शन लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अधूरे बिजली घर की स्थिति क्या है और वहां पर कितना काम बाकी है। मेरठ में बिजली विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने करोड़ों रुपए का घपला कर डाला, और यह घपला किया गया है ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के विधानसभा क्षेत्र के भीतर। ये देखिए, यही घपला घोटाला किया गया है और किस तरीके से और कितनी बारीकी से किया गया है ये मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल ये 33 केवी का ये बिजली घर है, और ये नियम कहता है बिजली विभाग का कि जब भी कोई बिजली घर होता है, कोई हैंडओवर कर दिया जाता है, तो जब तक ये चालू नहीं हो जाता तब तक ये बिजली घर हैंडओवर नहीं लिया जा सकता। यहाँ
यहाँ चूंकि ये जो आवास विकास, उत्तर प्रदेश आवास विकास एक्सटेंशन है, उसका ये 33 केवी का बिजली घर है और इसका जो निर्माण है वो आवास विकास ने ठेकेदार से कराया था। लेकिन ठेकेदार ने बिजली विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर सेटिंग गेटिंग का खेल करा, करोड़ों रुपए का इसमें घपला करा, मोटी डील हुई और उसके बाद बिना चालू किए ही जो ये बिजली घर है, ये बिजली घर बिजली विभाग को हैंडओवर कर दिया गया, जो नियमों को बिल्कुल अनदेखी है, नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। अब आप ये सोचिए कि जब बिजली घर ना चालू किया गया, ना इसमें करंट दौड़ रहा है, तो फिर ये कमी कैसे पता लगेगी कि कहां कमी रह गई है, कितनी दिक्कतें हैं, कितने करोड़ रुपए की और मशीनें यहां पर लगनी है। लेकिन सब चीजों को दरकिनार कर दिया गया, चूंकि जब भी भ्रष्टाचार की चाशनी में कलम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।